हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही प्यारे मास्टर को लेकर आए हैं जिनसे हम ढेरों प्रश्न करेंगे और उनसे बहुत सारा उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, इनका नाम है डॉक्टर पूजा सरीन। फ्रेंड्स, ये सोल कोच हैं। ये बहुत सारी वर्कशॉप्स लेती हैं जिसमें लेडीज संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं या नवजात शिशु संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं उनको सॉल्व करती हैं प्राकृतिक तरीके से, क्योंकि प्राकृतिक हीलर हैं ये। प्रकृति से संबंधित इनके पास ज्ञान बहुत है और उसी ज्ञान को ये सबको बताती हैं कि किस तरीके से आप स्वयं अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, सहज तरीके से। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। पूजा जी, मैं आपसे स्त्रियों संबंधित ही प्रश्न करना चाहूँगी, कुछ तो जितने मेरे पास हैं। तो उनमें सबसे पहले जो प्रश्न आता है मेरे दिमाग में, वो हम लेडीज़ को सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन टाइम में जो बहुत परेशानियाँ होती हैं, किसी को ओवर ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम हो रही है, किसी को अर्ली हो गया, किसी को लेट हो गया, या किसी को पेन बहुत ज़्यादा है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ये डिलीवरी टाइम के पेन्स हैं। किसी को तो इतना सुनने में आता है कि ऐसे वो कहता है कि बस मैं तो उठ ही नहीं सकता इस समय बिस्तर से। तो इन सब को कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि हर महीने, जैसे चांद कहते हैं कि पूर्णिमा हर महीने आनी है, अमावस हर महीने आनी है, ऐसे ही स्त्रियों के साथ, लेडीज़ के साथ ये है कि हर महीने ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड तो आना ही है। तो कैसे निपटा जाए इससे? बिल्कुल जी, पहले तो सवाल यहाँ उठता है कि ये सब होता क्यों है जी। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे 16 साल में ही जो है वो पेन शुरू हो जाना, इरेगुलर आना। जहाँ पे पहले के ज़माने में आप देखेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होती थी, रेगुलर आते थे पीरियड्स और बिल्कुल आराम से, कोई लेडीज़ को टेंशन नहीं होती थी। अब आजकल माँओं को भी चिंता होती है कि मेरी बिटिया को मेंसेस हो गए, अब क्या करें। और बच्चों को भी इतना मुश्किल होता है कि हर महीने, क्योंकि हर महीने का साइकिल है और ये नेचुरल प्रोसेस है। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है खुद को, फेमिनिन एनर्जी को हमें एक्सेप्ट करना है। जहाँ पे हमें ये बताया गया कि लेडीज़ को बताया जाता है कि यहाँ नहीं छूना, वहाँ नहीं छूना, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, तो वहीं से जो है हमें इग्नोरेंस, मतलब हमें खुद को एक्सेप्ट करने की भावना सारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे पहले तो माँ को एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देनी ज़रूरी है। बताना चाहिए कि इस तरह से ऐसे मेंसेस होता है और ये क्यों होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। एक लेडीज़ होना एक बहुत बड़ा वरदान का काम है। अगर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं आती तो हम एक प्रकृति को जन्म दे ही नहीं पाते। सो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है लेडीज़ हैं, खुद को एक्सेप्ट करना है और हमें ये मेंसेस हो रहे हैं वो भी एक वरदान है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। हर महीने हमारी क्लीनिंग होती है, शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है और फिर वो आगे जाके जब लेडीज़ जब बड़ी हो जाती है तो शादी होती है, उसके बाद जब बच्चा आता है तो ये सारा प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पहले एक्सेप्ट करना है और उसको फिर आगे चल के, जब जैसे बच्चों को आजकल के ज़माने में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, खाने पीने में भी जो है कहीं पे बच्चे इतना इग्नोर करते हैं, इतना जंक फूड लेते हैं, बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो अब उसका निवारण कैसे किया जाए, ये आगे का सवाल यहाँ आता है। जी। इसमें सबसे पहले तो आती है डाइट की बात। हमें जो है वो बच्चों को जो है चाय दूध कॉफ़ी का चलन हो सके उतना कम, अगर बंद कर सके तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम में या सदा के लिए? वैसे तो सदा के लिए करना चाहिए, क्योंकि चाय दूध कॉफ़ी का वैसे ही पता है सभी को कि बहुत एसिडिक है। सो एसिडिक फूड जितना हमारी बॉडी में कम जाएगा उतना ही ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों से जो समस्याएं आती हैं उससे निवारण मिल सकता है हमें। सो सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों को हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो उनको चाय दूध कॉफ़ी बंद करा देना है। कुछ समय बंद कराएंगे तो अपने आप फिर समझ आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ले लेना है ही नहीं। तो चाय दूध कॉफ़ी बंद कर देनी है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको जो है एक गुनगुने पानी का एनिमा कुछ दिन देना चाहिए। इससे क्या कि उनकी क्लीनिंग में हेल्प होती है। जो जिन बच्चियों को जो है वो इनफेक्ट लेडीज़ को भी जो है
मेंस्ट्रुअल के दौरान जो है वो पेन होना, बैक पेन होना, पैरों में दर्द होना, सिर दुखना, थकान पेट में दर्द होना, थकान सी लगना, तो आप देखेंगे 3 दिन भी अगर एनीमा लिया जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाता है। और एनीमा करने के बाद जो है वो हॉट फुट बाथ, मतलब गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए पैर अगर रखे जाएं तो उससे भी काफ़ी पैरों में दर्द वगैरह, कमर में दर्द वगैरह में आराम मिल जाता है। साथ में डाइट में जो है वो जूसेस लेने चाहिए एल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए। एक संजीवनी पेय हम बताते हैं तो वो लेना चाहिए, जिसमें संजीवनी पेय में अदरक को घिस के पानी को उबाल देना है, फिर उसको छान के 1 नींबू और 2 चम्मच शहद डाल के ये दिन में 2 बार लेना चाहिए। जब मतलब चीज़ चाय की जगह पे, जहाँ पे होता है कि चाय छोड़ दी तो सिर दुख रहा है, ये सब समस्याएं, जिनको चाय की बहुत आदत है क्योंकि वो एक नशा है, तो उसको छोड़ने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। तो अगर हम नींबू पानी का ये जो संजीवनी पे बताया है, आगे या ठंड आ रही है तो उसमें जो है वो अगर साथ में लौंग डाल दी जाए, दालचीनी है, इलायची है, ये जड़ी बूटियाँ जो हमारे घरों में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो उसको अगर डाल दिया जाए तो उससे भी काफ़ी अच्छा क्लीनिंग वगैरह में हमें हेल्प मिलती है। और थोड़ा सा जो जिनको हेडेक वगैरह होता है, जो चाय के आदी होते हैं, उसमें कभी लेमन ग्रास भी डाल दिया जाए, कभी थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएँ तो अच्छा काम करती हैं। और एक चीज़ उसमें मैं बताना चाहूँगी, कुछ टिप्स में, लेमन प्यूरी, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर इसका 5-6 दिन भी सेवन किया जाए तो जो इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं या जिनका पीरियड्स में मेंसेस में बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, सो उन लोगों के लिए लेमन प्यूरी का यूज़ करना चाहिए। लेमन प्यूरी कैसे बनती है? लेमन प्यूरी बड़ी आसान है। होल लेमन लेना है, उसको धो के अच्छे से, उसको काट के टुकड़े, छिलके और बीज समेत जो है वो, अगर बीज बहुत ज़्यादा कड़वे लग रहे हैं तो कुछ सीड्स को निकाल के कुछ सीड्स को रखे रहें क्योंकि उसमें भी बड़े गुण हैं। सो उसको काट के मिक्सर में डाल देना है, आधा ग्लास पानी डाल के उसको मिक्सी में चला लीजिए। 1 लेमन पूरे। और फिर आधा ग्लास पानी डालने के बाद जब चला लिया, प्यूरी उसकी बन गई, थोड़ा सा आधा ग्लास और पानी डाल के वो प्यूरी बन गई, उसको छाने बिना ही उसमें शहद है या मोलासिस है वो ऐड करके वो पीना चाहिए। वो 4 से 5 दिन के लिए भूखे पेट लेना है। सो इससे काफ़ी आराम मिलता है। वो आप आगे भी ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कभी कुछ और समस्या बाकी रह गई, तो अगली बार आप मेंसेस में लग रहा है कि हाँ मुझे अभी थोड़े दिन और लेना है, तो अगली बार फिर से आप 4 दिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। सो ये बहुत ही अच्छा आराम करता है। एक और चीज़ हमने आजमाई है बच्चों पे, जो है भिंडी, जो है रॉ भिंडी, वो बड़ी कमाल की है। इसमें 100 ग्राम पानी लेना है, उसमें जो है वो 4 भिंडी डाल के उसको उबाल देना है, और जब धीमी आंच पे रखे और जब पानी जब आधा रह जाए तो उसको जो है छान के वो भिंडी वाला पानी जो पीना है। नहीं तो भिंडी को काट के या साबुत भिंडी को काट, बीच में से एक स्लिट मार के और फिर कर सकते हैं। सो ये भिंडी वाला पानी भी जो है वो कमाल करता है, तो ये कुछ दिन लेना चाहिए। तो इससे मेंस्ट्रुअल का इरेगुलर आना वो सब काफ़ी आराम देता है। उसमें बच्चों को जो है वो हमने जूसेस दे दिए, फल सलाद दे दिए, जंक फूड उनको कहा कि कम कर दो, हो सके उतना कम कीजिए। महीने में 1 आध बार जाएं तो ठीक है, लेकिन अभी आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा मतलब जो है कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी सैंडविच खा रहे हैं, तो इसी से पेट भर रहे हैं, तो प्रॉपर डाइट जा नहीं रही, न्यूट्रिशन वैल्यू मिल नहीं रही, जिसकी वजह से इरेगुलर का भी आना एक समस्या बन गया है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि किसी भी महिला को, बच्ची को अगर कुछ ऐसी समस्या का उससे रूबरू हो रही है या नहीं भी हो रही, तब भी आप ये जो छोटे छोटे से ट्रिक्स हमारे को डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो हम कर सकते हैं, हम अपनी बच्चियों को बता सकते हैं, कर सकती हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, साधारण सी है, घर में सहज उपलब्ध होने वाला सारा सामान है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप इनको अपनाइए अपने जीवन में और इस समय को आनंदित होकर व्यतीत कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हम स्त्रियों के लिए एक आशीर्वाद है। ये केवल प्रकृति ने स्त्रियों को दिया है ये वरदान। पुरुष चाहकर भी इस वरदान से वंचित है
वो चाहकर भी इस वरदान को पा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इस समय को, इस प्रक्रिया को आनंदित होकर उसका स्वागत कीजिए, और जो भी कोई छोटी मोटी परेशानी है उसको किस तरीके से उससे हम दूर हो सकते हैं वो हमको डॉक्टर साहब ने बताया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल जब बच्चियाँ या उनको कुछ भी कहें आप, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत डर जाती हैं। उनके मन में एक भय रहता है कि हम कुछ काम करेंगे तो कहीं मिसकैरेज ना हो जाए या कुछ और परेशानी ना हो जाए, हम कुछ घर का काम ना करें, या ज़रा सा भी वोमिट फील हो रहा है या जी घबरा रहा है तो वो बिल्कुल रेस्ट मोड में चली जाती हैं। और आजकल डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि बेड रेस्ट पे चले जाइए। तो वो क्या, कैसे, मतलब क्योंकि हमारे समय में बेड रेस्ट को बिल्कुल भी नहीं कहा जाता था, उल्टा ये कहा जाता था जितना आप काम करें, जितना आप वॉक करें, जितना वज़न नहीं उठाने को कहते थे, बाकी सारे काम करने में हमको उठक बैठक पोंछा लगाना सभी काम हमने किए हमारे समय में। पर आजकल हम सोच भी नहीं सकते कि आजकल के बच्चियाँ ये करेंगी, और शायद हमारे बच्चे भी उनसे नहीं करवाना चाहेंगे, वही आगे खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं मम्मी ये तो नहीं कर सकती है, ये तो, और डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं। तो क्या क्या सही है उनके लिए, जो असल में उनके लिए सही है? बिल्कुल, देखिए बड़ा प्यारा सवाल पूछा आपने, क्योंकि एक पहली बात तो ये समझने लायक है कि जो प्रेगनेंसी का जो समय है ना, वो इतना एक सेलिब्रेशन का समय है, जहाँ पे लोग हमें डराते हैं, इनफेक्ट बोलते हैं कि बड़ा ध्यान रखना, आप काम ज़्यादा मत करना, या वज़न मत उठाना ज़्यादा, या जो है वो बाहर का जो है वो मतलब इस तरह से अपना नियम निभाना। ये बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी से तो अच्छा तो सिजेरियन ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जो बात बताई गई है वो मतलब गलत है सरासर, क्योंकि यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, ये सारा जो समय है हम एक प्रकृति को जन्म देने जा रहे हैं, तो पहले तो एक अंदर से खुशी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि एक सोल हमारे अंदर आई है, वो हम उसको जन्म देने लगे। तो जैसी हम भावना रखते हैं, अगर हम डर में रहेंगे, डर वाले माहौल में रहेंगे, तो वो बच्चे पे कहीं ना कहीं असर करता है। तो पहले हमें खुशनुमा समय में रहना है, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में करना चाहिए, मंत्रास है, चैंटिंग्स हैं, वो अगर सुनी जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रभाव डालता है बच्चे पे, हमारे खुद के मन के प्रभाव पे। इस समय हमें डाइट का भी बहुत अच्छा सा हमें ध्यान रखना है। जो पहले कहा जाता है कि घी वाला ज़्यादा खाओ या ज़्यादा हैवी खा लो, अनाज ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन इसका भी उल्टा प्रभाव देखा गया है कि जहाँ पे हमने वज़न बढ़ाना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी वज़न बढ़ेगा, और बच्चे का जहाँ पे साइज़ जो है वो अगर बड़ा होगा तो अगेन जो है वो फिर सिजेरियन की मतलब सिजेरियन की ओर बढ़ते हैं। तो सिजेरियन से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें वज़न को कंट्रोल में रखना है। तो वज़न में कंट्रोल में रखने के लिए हमें ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं खाने, जंक फूड को अवॉइड करना है। हालांकि इस दौरान क्या होता है कि ज़्यादा टेस्टी एंड जंक फूड जाने की हमें इच्छाएं होती है, मुंह में इतना ज़्यादा मतलब स्वाद का आता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, 10 तरह की चीज़ें हम खाते हैं। तो लेकिन उसको हमें सोच समझ के खाना कि जो मैं खा रही हूँ उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पे जा रहा है। सो उसको बड़ी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें आगे चल के बच्चे को कहीं ना है। कई बार ऐसा देखा गया कि हमने खा लिया और फिर हम तो खा के भूल गए, और फिर वो आदत जो है बच्चे में देखी गई है। तो बच्चा जब पैदा होता है और जब थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा वही चीज़ डिमांड करता है, क्योंकि उसने गर्भ में रह के वही खाया। जो माँ ने अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो बच्चा भी कोल्ड ड्रिंक मांगेगा। अगर मदर ने जो है वो ज़्यादा जंक फूड खाया तो फिर बच्चे को भी वही आदत आप देखेंगे कि बच्चों में भी वही आजकल देखा गया कि बच्चा क्यों खा रहा है, लेकिन बच्चे की तो कहीं गलती ही नहीं है, क्योंकि जो मदर ने खाया है वही बच्चे ने अंदर पेट में रह के खाया है। सो वो फिर बाहर आके वही कहीं ना कहीं डिमांड करता है। तो अगर हम एल्कलाइन डाइट अगर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे में भी फिर वही गुण आते हैं। आप जो खाते हैं, आप जो सुनते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो सारा का सारा प्रभाव बच्चे पे आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे विचार वाला है, तो अच्छे माहौल में रहना है, अच्छी डाइट को अपनाना है, और अच्छी जो है वो आपके सत्संग सुनना है, मेडिटेशन करना है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती हैं। डाइट में जो है वो मदर को क्या करना चाहिए,
सो सबसे पहले अगेन चाय दूध कॉफ़ी नहीं लेना है। मदर को जो है 9 महीने तक एनीमा का यूज़ नहीं करना है। मदर को जो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए जो है वो जूसेस ज़्यादा लेना, फल सलाद ज़्यादा लेना, वेजिटेबल सूप वगैरह लेना, सब्जियों का चलन ज़्यादा करना, गरिष्ठ भोजन को ना लेना, जैसे ब्रेड है, मैदा है, उस चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत ही अच्छा मतलब रिज़ल्ट आता है। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपका जो है वो डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपका वज़न कंट्रोल में करना है, आपको जो स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपको जो है वो घर के सारे काम कीजिए, मैं तो कहूँगी एंजॉय कीजिए लाइफ को। और आखिरी जब 1 महीना आए तो उस दौरान जो है वो आपको ख़ास जो है उसमें एक बताया गया है कैस्टर ऑयल का जो है वो इसमें यूज़ करना है। कैस्टर ऑयल को रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में लेना है। ये लास्ट के 1 महीना लगातार लेना है, तो इससे हमने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है जी। तो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है उससे, तो क्योंकि लास्ट दिनों में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का हमने देखा है होता है, तो अगर आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो आपका पेट बढ़िया साफ़ होता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है। और साथ में जो है वो आप मेडिटेशन तो सबसे पहले प्राइमरी चीज़ है। मेडिटेशन आप जितना करेंगे, जितने आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि जितना बुक रीडिंग करेंगे वो आप देखेंगे, जैसे देखा गया होगा अपने जाकिर हुसैन का। सो एक एग्जांपल दे के बात बोल रहा हूँ। जाकिर हुसैन जो है वो अपनी माँ के गर्भ में रह के जो है वो तबला बजाना सीखा था। उनके फादर जो है तबला बजाया करते थे, तो वो माँ के घर में रह के सुनता था। और वो आप देखेंगे 2-3 साल से, जो 2-3 साल का ही था तभी से वो तबला बजाना सीख गया। तो सब लोग अचरते, ऐसे कई सारे बच्चे हमने एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे जो है वो, किसी को हनुमान चालीसा आ रही है बोलनी, अभी बच्चा बोलना सीखा और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, या कहीं कोई ज्ञान वाली बातें कर रहा है, तो उसने बच्चे ने माँ के गर्भ में रह गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान मैं एक और सजेशन दूंगी कि माँ को जो है गर्भ संस्कार की क्लासेस ज़रूर करनी चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छी सहायता करती है। तो आपके एरिया में अभी तो आजकल गवर्नमेंट भी जो है वो गर्भ संस्कार की क्लासेस चलाते हैं, तो आपके एरिया में कहाँ पे चलती हूँ आप पता कीजिए और गर्भ संस्कार की क्लासेस ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हम समझ गए कि जब हमारे गर्भ में कोई शिशु पनप रहा है तो हमें गर्भ संस्कार को, हमारे को ज्ञान होना चाहिए। हमें उस बच्चे को वैचारिक दृष्टि से, वैचारिक तरीके से क्या उसके अंदर डालना है, भोजन कैसा देना है, उसकी प्रकृति कैसी हो, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, ध्यान करके, अच्छा आहार भोजन के रूप में हम लेकर एल्कलाइन भोजन ले, जिससे कि कहीं भी कोई क्षार उसके अंदर ना जाए, उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो। उसकी वजह से, क्योंकि हम जंक फूड्स कम से कम ले रहे हैं, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं ले रहे हैं, इन सब बातों का एक गर्भवती स्त्री को, और बल्कि मैं ये कहूँगी गर्भवती स्त्री को नहीं, पूर्ण परिवार को हमें इसका ध्यान रखना है। जब सारे परिवार का वातावरण ऐसा होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर कोई मेरे सामने बैठकर पिज़्ज़ा खाएगा और मुझसे कहेगा तुम गर्भवती हो मत खाओ, तो मुझे का तकलीफ होगी। तो आप भी मत खाइए, मैं भी नहीं खाती, हम मिलकर नहीं खाते, हमें मिलकर उस बच्चे का निर्माण करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया गया। तो मैंने जाना आपसे, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि गर्भ में जब शिशु हो तो कैसे एक स्त्री को, बल्कि एक परिवार को किस तरीके से रहना चाहिए। अब वो बच्चा डिलीवरी टाइम आ गया। डिलीवरी टाइम में मैं ज़्यादातर, आजकल हमारे समय की बात नहीं कर रही, मैं आजकल की बात की, हमारे समय में ज़्यादातर 99% नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, और आजकल मैं कहूँगी 99% सिजेरियन होते हैं। 1% सुनने में किसी का आता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो भी सुनने में बहुत कम ही आता है, सिजेरियन ही ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है और नॉर्मल कैसे हो, क्या तरीका है? एक तो आपने कैस्टर ऑयल का बताया, और कुछ बताएंगी आप हमें? जी बिल्कुल, इसमें एक तो हमें योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन जैसे बताया, आपको जो है नेचर में जाना चाहिए, खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए। आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे
उतना ही आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप घर में परिवार को जो है एक जो है अच्छा माहौल रखना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, सास ससुर को सपोर्ट करना चाहिए, और बल्कि उसमें जो है आपको हो सके उतना जो है माँ को जो है अच्छा इनकरेज करना है और इतना अच्छा मतलब उनको माहौल देना है। सिजेरियन होने के पीछे वजह क्या है, तो स्ट्रेस सबसे बड़ा है। दूसरा है डाइट। जैसे मैंने पहले बताया कि डाइट अगर आपने अल्कलाइन ली है तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपको जो है वो बच्चे का वज़न और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। और साथ में जो है आपको ध्यान वगैरह जो करते रहना है। और दूसरा बात मैंने आपको कैस्ट्रोल ऑलरेडी बताया है। एक और चीज़ अहम की बात है इसमें, वेट पैक का जो हम सजेस्ट करते हैं, अगर खाना खाने के बाद जो है महिला जो है अगर ठंडे पानी का पट्टी लगाया जाए पेट पे, तो उससे बच्चे को भी अंदर आना आता है, और जो लेडीज़ को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो जब एसिडिटी वगैरह जो होता है उसमें भी आराम मिलता है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। सबसे अहम बात तो यहाँ पे ये आती है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, बच्चे का वज़न ज़्यादा रहने वाला है, और बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो सिजेरियन के चांसेस है ही फिर। और कुछ आजकल डरा भी देते हैं मैंने कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी बहुत पेन्स होंगे, बियर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा देखा गया है कि सिजेरियन होती है तो फिर आपको लाइफ टाइम तक एक कॉम्प्लिकेशंस रहती है, आपका बैक पेन वगैरह रहना जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट वो फिर कहीं ना कहीं आगे लाइफ टाइम तक रहता है। नॉर्मल डिलीवरी वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ये एक नॉर्मल पेन है, जैसे ऐसे समझिए, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आपको पेन हुई है तो थोड़ा सा सहन करके फिर डॉक्टर के पास जाना। ऐसा नहीं कि चलो उसे जरा सी दर्द होगी और डॉक्टर के पास भागे, तो फिर डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि इनको पेन ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही इतने डरे होते हैं, परिवार में या और बाहर के लोगों ने हमें इतना डराया होता है, और हमें जरा सी दर्द में लगता है हमें बड़ा दर्द हो रहा है, और वो दर्द हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के आगे शो करते हैं, और फिर डॉक्टर को लगता है इनको तो इनसे पेन सहन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी, चलो इनका सिजेरियन कर दो। सो हमें एकदम रिलैक्स रहना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी लोग इसमें, पहले के ज़माने में कहाँ सिजेरियन होते थे क्या, कोई सिजेरियन नहीं होते थे, बल्कि बच्चा हो गया तो माँ को मतलब एकदम आराम से पता भी नहीं चलता था। सो इसी तरह से ही हमें बिल्कुल आराम से रहना है, कोई चिंता घबराने वाली कोई बात नहीं है। दर्द होती है, आराम से आप डॉक्टर के पास जाइए, आराम से रिलैक्स होइए, वहाँ पे रिलैक्स होकर फिर जो डॉक्टर को करना है वो प्रोसेस करने दीजिए। अब हमें सामने से डिमांड नहीं करनी कि मेरा सिजेरियन कर लो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अगर आप डरे होंगे तो फिर डॉक्टर को तो फिर सिजेरियन करना ही पड़ेगा। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, जाना आपने किस तरीके से प्रेगनेंसी में रहना है और कैसे हमको डिलीवरी टाइम पर, जब हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं उस समय हमें कैसे रहना है, कितना शांत रहना है, क्या अपने मन में विचार रखने हैं, ये सब कुछ हमें सोचना है। और ये सोचने का कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई आपको कुछ बड़ा हार्डवर्क नहीं करना, बस छोटे छोटे से टिप्स हैं, उनको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर पूजा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस समय मदर फीड देना है बच्चे को। बिल्कुल। और कई मदर्स के साथ ये इशू रहता है कि उनको पूरा दूध नहीं आता, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो वो अपने आप ही करती हैं कि भाई हमको रात को सोने को मिल जाएगा तो हम बच्चे को डिब्बे का दूध दे दें। मदर का दूध लेगा तो वो हर घंटे 2 घंटे में उठता ही रहेगा। तो किस प्रकार हम दूध इतना बढ़ा दें कि बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो जाए? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, क्योंकि ये समस्या तो आजकल मैंने देखा कि बहुत आती है। इतने पेशेंट्स होकर मेरे पास में कॉल आते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान किया जाए। सो इसका बड़ा बिल्कुल सरल सा तरीका है कि सबसे पहले जो है वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये आपको जो है वो जब बच्चा आया है तो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करना है, बहुत अच्छे से उसको वेलकम करना है, उसको इतना प्यार देना है कि वो प्यार जो है आपके अंदर भी जो है दूध बढ़ाएगा और वो प्यार जो है बच्चे की तरफ भी जो है जाएगा। और दूध पिलाते समय जो है हमें जो बच्चे को खूब सारा प्यार दे दे के पिलाना है और उसको बताना है कि यस, आपके आने से जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो मानसिक जो लेवल है वो दूध की तरफ भी जाता है और वो आपके दूध से जो है बच्चे का पोषण हो रहा है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और दूध बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो रात को जो है वो 2 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 गिलास में जो वो मेथी दाना
और 1 गिलास में जो है वो 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जो है सुआ का दाना रात पर भिगो के रख देना है। दूसरे दिन सुबह में जो है वो दोनों को मिक्स करके एक पतीले में उबाल के, जब वो पानी जो है 1/4 आधा ग्लास रह जाए, मतलब चौथा हिस्सा रह जाए, 2 गिलास पानी था उसमें से आधा ग्लास ही रखना है उबाल के जब, और उसमें गुड़ मिला के, देसी गुड़ मिलाना है, ना कि वो वाइट वाला गुड़, देसी वाला गुड़ मिला के, और वो पानी जो पिलाया जाता है सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जो मदर्स को, तो उससे दूध बड़ा अच्छा आता है। सो ये एक देना है। शतावरी चूरन बड़ा अच्छा होता है। शतावरी चूरन जो है वो रात को जो है वो आप गाय के दूध के साथ में माँ को दे सकते हैं। चाय कॉफ़ी वगैरह जो है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगेन एसिडिटी आपको भी करेगा और आपके द्वारा बच्चे को भी करेगा। डाइट आपकी जो वो एल्कलाइन होनी चाहिए। उस समय ऐसा नहीं कि चलो अब तो कई बार माँ जो प्रेग्नेंट हुई, एक जो लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसकी मदर जो है वो उनकी तरफ से फोर्स आता है कि बेटा अब तो तू ये खा ले, अब तो वो खा ले। इतना ज़्यादा खिलाया जाता है, खिला के वज़न बढ़ा जाते हैं, फिर वो वज़न उतारने में बड़ा समय लग जाता है कि अब कैसे वज़न उतारा जाए। सो उसको रोकने के लिए हमें हो सके उतना कम घी वाली चीज़ें कम, हमें जो सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। बच्चे को गैस ना हो, कि कई बार उसकी वजह से बच्चे इतने रोते हैं छोटी एज में, हमें माँ को पता नहीं चलता है, पहली प्रेगनेंसी है और पता नहीं चल कि बच्चा रो क्यों रहा है। तो उसके लिए जो है वो फिर हमें डाइट को वैसा प्रॉपर तरीके से करना है, हमें गैस ना हो, हमें एसिडिटी ना हो, वो डाइट अपना के अल्कलाइन फूड में ज़्यादा सब्जियों का चलन ज़्यादा लेना है। घिया है, तूरी है, या ये अपना पम्पकिन वगैरह है, कद्दू वगैरह, ये डाइजेशन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है सब्जियाँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी ज़्यादा है। तो वो उस तरह की सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। मिर्च मसाले वाले खाने कम करने, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में खा लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट आता है। तो मिर्च मसाले हो सके उतना कम कीजिए। ऑयली फूड थोड़ा कम लीजिए। हमें 1 साल तो बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे मिल्क से ही जो बच्चे का पोषण हो रहा है, और कहीं हमने उल्टा सीधा खा लिया तो फिर अगेन बच्चा परेशान हो गया। सो बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें डाइट का चलन अच्छे से करना है। तो फ्रूट्स भी खा सकते हैं? फ्रूट्स तो जैसे ठंडे होते हैं। नहीं, फ्रूट्स कोई ठंडे नहीं करते हैं। हाँ, जैसे सर्दी का मौसम है तो उन दिनों में जैसे संतरा है, आपको ऑलरेडी कफ कोल्ड है, तो कफ कोल्ड के दौरान जो है वो जैसे खीरा है या जो है वो संतरे हैं, आंवले हैं, वो उन दिनों में नहीं लेना। अदरवाइज आप ले सकते हैं 12 महीना। अगर आपको कफ कोल्ड नहीं है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। बल्कि अगर आप संतरे जूस पीते हैं तो बच्चे आप देखेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक, बच्चा जो है वो और ज़्यादा गोरा चिट्टा होता है, क्योंकि आपके मदर मिल्क से जो उसका पोषण हो रहा है। तो जिस तरह का आप खाना खाएंगे आपके भी चेहरे पे ग्लो बढ़ता है और बच्चे को भी चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, और बच्चा इतना एनर्जेटिक होता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो हमें बच्चे के बारे में सोच के ही अपनी डाइट को अपनाना है। वंडरफुल, बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया। तो इस समय में कुछ ऐसा भी है जिसको अवॉइड करना है घी के अलावा? जब डिलीवरी टाइम है तो हमें और कुछ अवॉइड भी करना है, क्योंकि हमारे समय में तो घी बहुत खिलाया जाता था जी। घी के लड्डू, वो गोंद के लड्डू, और हर चीज में घी बहुत दिया जाता था। पर अब मना करते हैं, आपने भी जैसे कहा कि ज्यादा घी नहीं देना जी। तो सब्जी दाल के अलावा और क्या ऐसी चीज है जो मदर को दी जाए? देखिए, दालों में जो है, मैंने जैसे अपने दालों के बारे में कहा, तो जैसे अभी आजकल अरहर की दाल बहुत घरों में देखी गई कि ज़्यादातर लोग अरहर की दाल ही खाते हैं। तो अरहर की जो दाल है वो अवॉइड करनी, क्योंकि वो सुपर एसिडिक है। दालों में जो है सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है वो मूंग की दाल है। छिलके वाली, मूंग की छिलके वाली, मूंग की पीली ले लीजिए या साबुत मूंग ले लीजिए, तीनों बड़े अच्छे हैं। आप वो बच्चे मदर को जो है वो आप बॉईल करके उस पर घी डाल के 2 चम्मच घी डाल के आप खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना, जो ओवरलोडेड जैसे लड्डू खा लो या बहुत सारा ड्राई फ्रूट खा लो। ड्राई फ्रूट खाने का भी एक तरीका है। तो पहले तो हम अनाज पे आते हैं कि किस तरह के अनाज लेने चाहिए। तो अगर आप बाजरी का, ज्वार की रोटी, अगर इस तरह की रोटी खाई जाए तो अच्छी है। और चावल, लेकिन रोटी के साथ में सिर्फ रोटी पे नहीं, सब्जी साथ में बाउल भर के लेनी चाहिए। वेजिटेबल सूप लिया जाए, बॉइल्ड वेजिटेबल एक बाउल भर के लिया जाए दिन में 2 समय, तो बहुत बढ़िया काम करता है। फ्रूट्स का चलन ज़्यादा लेना है। दिन में जो हो सके उतना जूस है, फ्रूट सैलड्स हैं, उस पर डाइट ली जाए।
और शाम को जो है हल्का सा नाश्ते में जो है वो आप जो है वो जैसे उपमा है, पोहा है, वेजिटेबल्स डाल के अगर आप लेते तो बड़ा अच्छा है। और रात को जो है खाने में जो रात का खाना हो सके इतना अर्ली ले लें। बहुत ज़्यादा लेट खाने से भी जो वो एसिडिटी करता है, गैस करता है, फिर वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं पेट में दर्द वगैरह सारी समस्या लाता है। सो खाने का इस तरह से हमें करना है। परहेज में जो है वो जैसे अपने परहेज करना तो गोभी है वो कहीं ना कहीं गैस करती है, तो गोभी वगैरह हो सके अवॉइड करना है। छोले हैं तो ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाकी तो ज़्यादातर माओं को पता ही नहीं तो हमारे घर में इतने बुजुर्ग होते वो हमें गाइड करते बेटा ये मत खा, ये मत खा। तो इस तरह से उनकी बात को भी सम्मान देना, उनकी बात को मानिए, लेकिन हमें साथ में जो है वो एल्कलिनिटी वाला फूड जो है ज़्यादा लेना है। जी, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जान लिया कि डिलीवरी टाइम्स वो जो महीना, सवा महीना, 2 महीना होते हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए वो बहुत क्रूशल होते हैं। उस समय कैसा भोजन लेना है, क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वही दूध रूप में बच्चे को मिल रहा है। कंप्लीट डाइट उसकी वही दूध है, उसे ऊपर का तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमें बहुत ध्यान देकर अपने भोजन के प्रति अवेयर रहना है, अपने कानों के प्रति भी अवेयर रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं, अपनी आँखों के प्रति भी अवेयर रहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारी आँखों से ही असल में बच्चा देख रहा है, हमारे कानों से ही बच्चा सुन रहा है, हमारे विचारों से ही बच्चे के अंदर सब कुछ जा रहे हैं विचार। तो इन सब के प्रति भी अवेयर रहना है। तो बहुत सुंदर पूजा जी, आपने बहुत प्यारे तरीके से बताया। तो जैसे ही अब महीना, सवा महीना निकल गया, अब महिला का जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी डिलीवरी हो गई, अब डिलीवरी जो गर्ल है तो उसका निकल गया वो महीना, सवा महीना, उसके बाद वो किस तरीके से अब वो घर के कामों में भी लग गई है या अपना ऑफिस का काम है वो भी कर रही है और उसको बच्चे को भी देखना है, तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें वो? एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे 40 दिन जो है उस दौरान, क्योंकि जो वज़न बढ़ चुका है जिसमें जो है हमारा जो गर्भाशय है वो फैला हुआ है, अब उसको वापस नॉर्मल तरीके में लाने के लिए मैं एक टिप्स उसमें बताना चाहूँगी, ऐड करूँगी कि दशमूला रिष्ट जो एक है वो आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। उसका जो है 30 ml दशमूला रिष्ट और बाकी 30 ml जो है गुनगुना पानी के साथ में दिन में 2 बार हमें ज़रूर लेना है, जिससे गर्भाशय का जो है वो साइज़ वापस से नॉर्मल हो जाए। तो नहीं तो कई बार देखा गया कि नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। तो एक तो उसका साइज़ जो वापस नॉर्मल तरीके से हो जाए, और दूसरा जो है वो इस 40 दिन में डिलीवरी के बाद जो है आपको जो है वो एनिमा लेना चाहिए, क्योंकि एनिमा लेंगे तो अंदर जो है क्लीनिंग नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो गंदगी पड़ी वो फिर आगे ना कहीं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए वापस जो आपको ये इसमें आपको एनिमा का चलन आप कीजिए। एनिमा जो दिन में दो बार लीजिए। आपकी बाकी आपकी डाइट आप फॉलो कर ही रहे हैं, और वेट पैक वगैरह आपको लगाना है, ठंडे पानी की पट्टी डिलीवरी के बाद भी लगाना है। सो उससे आपका जो पेट का साइज़ वापस आपको नॉर्मल हो जाएगा और आप वापस से खूबसूरत एक शेप में आ जाते हैं। नहीं तो शर्म सी महसूस होती है, मैं प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद जो मेरा वज़न बढ़ गया है, अब इसका कैसा करें। तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा रोल जो है वो माँ जो है वो बच्चे को जो दूध पिला रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तनाव में है, और उस दौरान सपोज घर में कुछ ऐसा हो गया, सास के साथ में कुछ बहस हो गई या हस्बैंड के साथ हो गई, या कहीं बाहर कहीं घर में कुछ ऐसी टेंशन वाली हो गई, और वो टेंशन देते देते अगर माँ दूध पिला रही बच्चे को, तो फिर आप देखिए बच्चे जो है ज़्यादा बीमार रहते हैं। उस तरह के माहौल में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, क्योंकि वो दूध जो है वो स्ट्रेस वाला जो है दूध है वो बच्चे के पास जा रहा है, तो वो एक पॉइजन का काम करता है। तो ये बहुत सतर्कता रखने वाली बात है कि जब दूध पिलाया जाए तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है तो पहले अपने आप को रिलैक्स कर दें। बच्चे को गोद में उठाने से पहले आप अपने आप को रिलैक्स कर दें, 1-2 मिनट का चाहे ध्यान कर लें। अगर आप ध्यान करते करते दूध पिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वाध्याय कर लें, कुछ मंत्रा चैंटिंग चला लें और दूध पिलाया जाए तो बच्चे आप देखेंगे बड़े स्वस्थ, बड़े तंदुरुस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि किस प्रकार हमें ध्यान रखना है जब डिलीवरी हो जाए, स्वयं का भी और बच्चे का भी। तो डॉक्टर पूजा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ
कि 40 दिन तो हो गए स्त्री को बच्चे को डिलीवर करे हुए, उसके बाद अब उसके डेली रूटीन के काम भी शुरू हो गए। अगर वो जॉब करती है तो जॉब स्टार्ट हो गया, घर के काम स्टार्ट हो गए, और भी जो भी वो कुछ है, और बच्चे की देखभाल तो है ही उसके पास एक जिम्मेदारी बच्चे की। तो अब वो दोनों कामों में कैसे बैलेंस करे, किस प्रकार वो अपना भी ध्यान रखे, बच्चे का भी रखे, और बाकी जो भी काम है उनको भी सहज तरीके से समेट पाए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें ये सोचने वाली बात है कि जब हमने एक प्रकृति को जन्म लिया है तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के लिए है। तो मैं तो ऐसे इसके खिलाफ हूँ कि जो माएँ जो है वो बच्चा पैदा करने के बाद वो क्रच में रख देती हैं या केयर टेकर को घर पे बुला लेती हैं और फिर वो जॉब पे चली जाती हैं। सो वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस बच्चे में आ जाता है, और फिर वो कहीं बड़े होके वो बच्चे को ऐसा फील होता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया। तो वो ऐसा अनवांटेड फील करता है। तो हमें इस तरह के जो है वो फीलिंग बच्चे में नहीं आने देनी है। और कई बार मजबूरी में माँ कर भी लेती है तो उसमें कहीं ना कहीं माँ को भी स्ट्रेस हो जाता है और वो बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, पूरे घर का वातावरण स्ट्रेसफुल होता है, और फिर वो आगे चल के वो फ्यूचर हमारा ख़राब होता है। तो अगर आपने प्लान कर दिया सबसे पहले कि आप एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो पहले आपको तैयार हो जाना है कि आपको जो है वो जॉब कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए आपको नहीं करना है। आपकी पहली प्रायोरिटी बच्चा होना चाहिए। घर की बात, जो लेडीज़ घर में रह रही हैं तो उसमें भी हमने देखा है कि तनाव आ जाता है कि घर के काम में बच्चा रो रहा है, बच्चे को नहीं देख के पहले घर के काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ देखूँ या वहाँ देखूँ, फिर वो स्ट्रेस में अगेन जो है वो बच्चे का जो पालन पोषण ऐसे ही कर रही हैं, उनको फिर कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में आता है अरे ये बच्चा क्यों है। तो बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मैं एक मुसीबत बन गया हूँ, या कभी माँ को भी ऐसा फील हमने देखा हुआ है कि अरे ये तो मतलब क्या मुसीबत पाल ली है, ऐसा भी हमने देखा हुआ है। तो ये भावना जो है जाने अनजाने हम ऐसा कर तो देते हैं, फिर हमें बाद में भी रियलाइज होता है, लेकिन हमें बड़ा सोच समझ के आराम से स्ट्रेस फ्री होके रिलैक्स होके हमें इस बात पर सोचना है कि बच्चे को जन्म दे दिया, पहली प्रायोरिटी बच्चा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। घर का काम भी करना है आराम से, बच्चा सो रहा है तब घर के काम कीजिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, हमें पता है कि साल भर तक बच्चा नींद ज़्यादा लेता है। तो नींद ज़्यादा लेता तो फिर कहीं हमारे काम भी आराम से होने वाले ही हैं। तो जब बच्चा सो रहा है तब आपको घर के काम करने, लेकिन बच्चा जागा हो तब आपको पहली प्रायोरिटी बच्चे को देना है। तो वो टाइम मैनेज आपका बच्चा जब किस समय जागता है, किस समय उठता है, वो आप ही को मैनेज करना है। यस। और इससे मेरे को एक बात और याद आई, जब हमारे बच्चे छोटे थे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज में थे, हम खुद भी जॉइंट फैमिली में रहे, आगे जब हमारे बच्चे हुए हम भी जॉइंट फैमिली से ही शुरू, तब वहाँ बच्चों को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक माँ ही नहीं है बच्चे को देखने के लिए, उसके पास दादी, बाबा, चाचा, बुआ सब हैं, और वो बच्चे को इतने प्यारे तरीके से देखते हैं, शायद इतने बढ़िया तरीके से माँ को नहीं भी आता होगा। यस, एक्सपीरियंस हो चुका ना। हाँ, तो वो इसीलिए जॉइंट फैमिलीज मेरा ख्याल बहुत बढ़िया चीज़ है, एटलीस्ट बच्चों के लिए तो। बिल्कुल, लेकिन अभी आजकल तो जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं, और लोग ज़्यादा से किसी न किसी वजह से, कहीं जॉब, कहीं बिजनेस, कहीं हस्बैंड का बिजनेस आ गया, कहीं जॉब, हस्बैंड की ड्यूटी कहीं और लगी हुई, तो घर परिवार से अलग, कहीं पे आपस में सास बहू की नहीं बन रही है तो घर परिवार से अलग हो गए। सो उस केस में तो हमें जब पता है कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे के लिए, तो हमें पहले प्रायोरिटी बच्चे को ही देना चाहिए। क्योंकि जब पता है कि घर में और कोई देखने वाला नहीं है, न सास है न कोई और है घर में देखने वाला, तो उस समय आपकी प्रायोरिटी बच्चे के लिए होनी चाहिए। फिर उस समय ये नहीं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं वो काम कर लूँ, पहले मैं मेरी जॉब कर लूँ। उस समय सारा अवॉइड करके आपको पूरी प्रायोरिटी बच्चे को दीजिए। हाँ, अगर आपके घर में और कोई देखने वाला है तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ से अच्छा जो है वो जो बच्चे को प्यार है, जो बच्चे की देखभाल है, और कोई नहीं कर सकता है। वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, हम जान गए कि बच्चे को क्या चाहिए, ये माँ को जानना है, और उसको इस समय आपकी बहुत ज़्यादा टेक केयर चाहिए। तो बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, प्रायोरिटी पर केवल बच्चा है जिसको आपने जन्म दिया है। आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी पहली है, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ बाद की। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया
तो ऐसे में जैसे बच्चा बहुत छोटा है, अब वो रो रहा है, रूटीन से ज़्यादा रो रहा है जी, वो बता नहीं पा रहा, अब क्या करें? या उसको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया जी, डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है छोटे बच्चों को, जी, या पेट में गैस हो गई, वो रो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, जब पेट को दबाया तो पता चला कि उसको शायद पेट में दर्द हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को कैसे समझें, कैसे जानें और प्राकृतिक तरीके से उनको कैसे उनका निदान करें? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। ये तो हर घर में हमने देखा है, हर बच्चे के साथ में ये होता है कि जब पहला बच्चा होता है तो माँ को पता नहीं चलता है। ज़्यादातर केसों में जहाँ पे घर में सास या घर में माँ अगर कोई गाइड करने वाले नहीं है तो लेडीज़ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा रो क्यों रहा है, और फिर परेशान हो जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पे लेकर हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं या फिर पड़ोस में पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। जब मेरे पहला बेटा हुआ तो उसको हिचकी आ रही, अब मैंने कहीं सुन रखा था कि ज़्यादा हिचकियाँ सही नहीं होती हैं। अब मुझे तो ये नहीं पता कि बच्चे को हिचकी आनी अच्छी होती है। मैं तो अच्छा, मेरी मदर इन लॉ बहुत सीधी बेवकूफ़ नहीं, मतलब शांत रहने वाली जीव है कि मतलब वो कहती है अगर ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है। मैंने उनको कहा मम्मी इसको तो बहुत हिचकी आ रही है, पता नहीं क्या हुआ, चलो डॉक्टर के पागल हो, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसका पेट अच्छा है इसलिए हिचकियाँ ले रहा हूँ वापस। तो मतलब पता नहीं होता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि माँ को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो पहली बार माँ बनी है तो उसके लिए हर चीज़ नई है। बिल्कुल। तो कैसे डील करें इन सब चीज़ों से? जी, जब पहले बच्चा तो रो रहा है तो आपको पहले उसको सहला के, कई बार बच्चा होता है कि वैसे तो रोना देखिए प्राकृतिक है, वो उसकी एक्सरसाइज है बच्चे की, और दूसरा बच्चा रो रहा है तो कुछ बताना चाहता है, तो हमें ही मतलब देखना है, पहले उसको फीड करा के देख लीजिए। अगर वो फीड भूख लगी है तो फीड मांगेगा, अगर फीड नहीं ले रहा वो तो फिर उसको यूरिन आने की, जैसे भी क्या बच्चे रोते कि यूरिन आया है और थोड़ा सा बच्चा हल्का रोया और फिर माँ को समझ नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार बच्चे को यूरिन आप करवा दीजिए तो भी आराम हो जाता है, और कई बार बच्चे को पेट में आप दबा के देख सकते हैं। अगर बच्चे को पेट में दबाया और बच्चा चुप हो रहा है तो समझ जाना कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, गैस हुआ है, कहीं आपने गलत खाया है जिसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डाइट को आपको पहले प्रॉपर तरीके से लेना है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा रो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अजवाइन वाला जो है वो पानी करके थोड़ा सा और बच्चे की धुनी में डाल देना। हींग जो है बढ़िया काम करती है गैस को निकालने में बच्चे के, तो हींग को जो है थोड़ा सा पानी में घोल के वो आपस में अंदर पेट की धुनी के अंदर आप रख देंगे तो आराम हो जाएगा। बच्चे को जो अगर ठंडा मौसम नहीं है तो आप नैपकिन को गीला करके बच्चे के पेट पे भी लगा सकते हैं तो भी बच्चा शांत हो जाता है। एक पिपरामिंट करके भी आती है तो वो भी थोड़े से पानी में मिक्स करके अगर 2-3 बूंदे पिला दी जाए तो उससे भी अच्छा आराम हो जाता है, गैस रिलीज हो जाती है बच्चे को। और बच्चा आपका 3 महीने से बड़ा हो चुका है तो आप उनको एनिमा भी दे सकते हैं। एनिमा भी सेफ़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चे का पेट साफ़ नहीं हुआ है तो आप थोड़े पानों का 20 ml 30 ml पानी का एनिमा दे देंगे तो उससे भी बच्चे के पेट साफ़ हो जाएगा और आराम हो जाएगा। सो ये तो हुआ पेट से रिलेटेड। अब रही कफ कोल्ड का, जैसे आपने पूछा कि कफ कोल्ड हो जाता है, तो ये बहुत माँओं का हमने देखा है कि कफ कोल्ड हो जाता है। सबसे पहले तो जानने वाली बात है कफ कोल्ड होता क्यों है बच्चों को। माँ के मदर के अलावा हमने बाहर का दूध दिया है तो बच्चे को कफ कोल्ड होता है। बाहर का दूध हो सके उतना बच्चे को नहीं देना है। बच्चा कब तक नहीं देना? बच्चे को बाहर का दूध देना ही चाहिए। एक माँ के पास आप खुद भी देखेंगे, एक प्राकृतिक है, नेचुरल है। जब बच्चे का दांत आ जाता है तो माँ का दूध आना बंद हो जाता है। तो जब तक बच्चे के दांत हैं तब तक माँ का ही दूध देना है। दांत आए नहीं है तब तक। दांत आने के बाद तो बाहर आपको फिर नॉर्मल आप धीमे धीमे डाइट अपनी उसको शुरू कर सकते हैं। उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो आपको जो है वो जब कफ कोल्ड हो जाए तो उस समय भी डॉक्टर के पास जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा एक तो पहले तो इम्यूनिटी भी बिल्ड करता है, कई वजह से उसकी वजह से भी कफ कोल्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे नेचुरल तरीका क्या है, बच्चे को जो है वो जब कफ कोल्ड हो जाता है तो उस दौरान पान का पत्ता जो है वो ला के आपको पान वाली शॉप पे मिल जाएगा। बनारसी पान बोलते हैं या एक खाने वाला पान, आप उसको, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग पान की क्वालिटी मिलती है, तो कोई भी पान का पत्ता जो आप ले आइए और जो जहाँ पान की दुकान में मिलता है वो ला के उसको धो के अच्छे से साफ़ कर देना। बच्चे को जो छाती पे सरसों का तेल थोड़ा सा रब करके ताकि छाती उसकी गर्म हो जाए
और उस पे पान का पत्ता लगा के और सेक देना है। आप चाहे तवे पे सेक दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चा क्योंकि छोटा है तो उस पे पहले कॉटन का एक पतला सा रुमाल रख के पान का पत्ता रखा, फिर कॉटन का रुमाल रखा और फिर हल्का सेक देना है, तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी और जैसे जो छाती में अगर बलगम जमा हो गई है तो उससे आसानी से निकल जाएगी। और बच्चे को जो है वो आप मालिश करके, क्योंकि मालिश का तो चलन होता है, लेकिन स्पेशली जब कफ कोल्ड होता है उन दौरान सरसों का तेल आपको 100 ml जैसे लिया, उसमें 4 चम्मच अजवाइन डाल के धीमी आंच पे उसको पका देना है। जब अजवाइन काला हो जाए तो गैस को बंद करके छान लेना है। उस तेल को जो है जब भी मालिश करते हैं हल्का गुनगुना करके, गर्म करके उससे मालिश करनी है। इससे बच्चों की जो है वो गर्मी पैदा होगी, बॉडी में गर्मी पैदा होगी। पैर के तलों पे खास रब करना है, हाथों की हथेलियों पे, छाती पे, बैक पे। आप देखेंगे 2 ही दिन में आराम हो जाए, जहाँ पे मतलब बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आप नेचुरल तरीके से कफ कोल्ड में आराम मिल जाता है। ऑयल का मसाज किया, फिर बच्चे को गुनगुने पानी में बिठा दीजिए आप। बच्चे पानी में बहुत एंजॉय करते हैं। आप एक छोटे से टब में पानी, गुनगुना पानी डाल के उसमें आप टॉयज़ रख दीजिए, बच्चे के साथ में खेलिए। वो भी आपका जो वो प्यार वाला समय बच्चे को मिलता है, वो एक एनर्जी बच्चे को मिलती है। और साथ में जो वो कफ कोल्ड के निकालने में आराम से एकदम बच्चा आराम से सो जाएगा। ये मालिश का जो समय है वो सुबह का होना चाहिए, ये खास ध्यान में रखना है। आप देखेंगे बच्चा इतना गहरी नींद सोता है ना एकदम आराम से, जहाँ पे कफ कोल्ड में बच्चे परेशान होते हैं और फिर माएँ भी परेशान होती है, पूरी पूरी रात जागती हैं। एक ही दिन में हमने देखा है बड़ा मिरेकलस रिजल्ट मिला है, और 2-3 दिन में तो वैसे ही कफ कोल्ड वैसे ही ठीक हो जाता है। तो अननेसेसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे वैसे ही ठीक हो जाता है। और डायरिया भी हो जाता है छोटे बच्चों को कई बार, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो डायरिया के केस में तो अगेन ये है कि आपने क्या खाया है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि डायरिया हुआ क्यों है। आप पहले तो स्ट्रेस वाला मिल्क अगर आपने पिलाया है तो भी हमने देखा है कि बच्चा जल्दी बीमार हो जाना, डायरिया हो जाना, ये हमने देखा है। बच्चे को जो है वो अगर आपने बाहर का दूध दिया है तो भी डायरिया होना संभव है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जब डायरिया हो जाए तो पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रखिए। जैसे मैंने पहले बताया 3 महीने के बाद जो है बच्चे को आप एनीमा भी दे सकते हैं, तो उससे भी आराम हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने जाना कि बच्चे की देखभाल हमें कैसे करनी है। कितने प्यारे तरीके से डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि जो छोटा सा बच्चा है उसको डॉक्टर के पास ले जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत नेचुरल तरीके से सब कुछ हमारे पास है, कहीं भी बाहर नहीं जाना। और हम अपने बच्चे को उन बीमारियों से जिसके वो बहुत परेशान है, खुद भी परेशान है और उसकी परेशानी देखकर हम सब परेशान हैं। पूरा घर परिवार मैंने देखा है नाचते हुए इस छोटे से बच्चे के साथ, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं स्वयं अपने आप। बहुत ही सुंदर डॉक्टर पूजा, आपने हमको बताया कि किस प्रकार हम अपने बच्चे को स्वयं ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें वो जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वो कोई मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम लोग बता देते हैं। एक की बात करो तो वो 10 डॉक्टर्स बता देंगे कि अरे हमारे बच्चा उससे ठीक हुआ था, उससे ठीक हुआ था। और जनरली बच्चों को यही सब परेशानियां होती हैं। यस। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे को अब दूध दे रहे हैं, उसके दांत आ गए, अभी तक हम माँ का ही दूध उसको दे रहे हैं, परंतु अब बच्चे के दांत आ गए, अब क्या आहार दें जिससे, क्योंकि अब उसका पेट भरना चाहिए और छोटा बच्चा जितनी सूसू पोटी करेगा उतनी जल्दी उसका पेट भी खाली हो जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है किस प्रकार का हम आहार उसका व्यवस्थित करें। जी, जैसे आपने बताया कि माओं को या घर में सारी कुछ चिंता हो जाती है बच्चे इतने सुसु पॉटी क्यों कर रहे थे, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा जितनी बार खाता है उतनी बार जाता है। तो अगर बार बार अगर आप उसको फीड दे रहे हैं या बार बार उसको खिला रहे हैं तो उसने इतने बार जाना ही है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उससे कोई वज़न कम नहीं होता है। बच्चे का वज़न कम होना शुरू होता है जब अगर आपका बच्चे के अंदर जो जा रहा है वो चोषण ठीक से नहीं हो रहा है, उसको ठीक से जो जूसेस जो अंदर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, जो खाया पिया उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तभी बच्चे का वज़न कम होना या बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह से नहीं होती है। सो उस दौरान जो है हमें पहले तो जब बच्चे का जब दूध मदर मिल्क कब बंद करने वाला है, ये आपने सवाल किया, तो जब जैसे ही बच्चे के दांत आने शुरू हुए तो
तो आपको मदर मिल्क बंद करके आपको जो है वो एक धीमे धीमे डाइट को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल सूप वगैरह देना, जूसेस है, ऑरेंज का जूस है बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों को टेस्ट आता है उसमें। अंगूर का जूस है, आप जो है वो नारियल का दूध थोड़ा सा दे सकते हैं। आप इसमें जो बच्चे को बिना टमाटर की जो सब्जी को मैश करके जैसे प्यूरी बना के देना, वो आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो ये 6 महीने से भी आप देना शुरू कर सकते हैं, सेफ़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पम्पकिन का प्यूरी है, गाजर की प्यूरी है, बॉईल करके जो प्यूरी बना के देते हैं, मतलब इस तरह से प्यूरी को छान के फिर देना है ताकि गले में बच्चे के अटके नहीं, तो ये ध्यान रखना है। बच्चे को दाल का पानी आप जो है वो दे सकते हैं, मूंग का पानी दे सकते हैं। 11 महीने 12 महीने बाद जैसे बच्चे के दांत आए तो उसका खिचड़ी है, उसमें खिचड़ी में कोशिश करना है कि घिया है, गाजर है, वो ग्रेट करके डाल दी। अक्सर माँओं को कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा तो सब्जियाँ ही नहीं खा रहा, लेकिन आप सब्जियों का चलन अभी से शुरू कर दीजिए, ना कि वो बच्चा समझदार हो जाए, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, उसके बाद आप सब्जी खिला रहे हैं कि बेटा सब्जी खा ले, लेकिन हमने बच्चे शुरू से हमने सब्जी खिलाई नहीं, तो यहाँ पे समस्या आती है। लेकिन शुरू से अगर बच्चे का टेस्ट डेवलप करते रहें, धीमे धीमे सब्जियाँ का खिलाते रहें, तो बच्चे बड़े आराम से बड़े होकर भी सब्जियाँ खा लेते हैं और बच्चे का एक अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होता है। ग्रोथ के लिए जो है हमने जैसे दूध बंद कर दिया, तो कई बार होता है कि दूध की जगह पे हम फिर क्या दें, तो उनको जो है आप आलमंड शेक वगैरह, एक शेक में आप रेसिपी बताऊंगी, तो 1 साल के बाद जो है बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके शेक दे सकते हैं आप, बिना दूध बिना चीनी का, तो वो दे सकते हैं आप। आप खाना उसको प्रॉपर तरीके से खिलाइए। बच्चे को जो है वो सब्जी रोटी जो है वो एकदम चूर के धीमे धीमे खिलाना शुरू कीजिए, तो बच्चा आराम से डाइजेस्ट भी करता है। सब्जियां ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका पेट भी अच्छे से मतलब जो है वो साफ़ होता है बढ़िया, तो कहीं ना पेट में दर्द होती है ना बच्चे को कहीं मुश्किल आती है, और बच्चे जो है वो टेस्ट भी डेवलप करते हैं अलग अलग तरह की सब्जियों का। अगर आप उसको खिलाएंगे तो मज़ा भी आता है बच्चों को। जो आलमंड शेक की बात की, तो उसमें क्या करना है, बच्चे को एक अंजीर, ड्राई फ्रूट शेक बता रही हूँ मैं आपको, एक अंजीर देनी है, 2 बादाम, और इसमें 10 किशमिश और 5 मुनक्के और 1 डेट्स। इसमें जो किशमिश, अंजीर, जो मीठे फल ड्राई फ्रूट्स हैं उसका पानी हमें यूज़ करना है, लेकिन जो अखरोट है या फिर बादाम है उसका पानी हमें यूज़ नहीं करना है। तो एक आधे अखरोट की गिरी वो भी भिगोनी है, उसको रात भर भिगो देना है, रात को भिगा, दूसरे दिन सुबह में उसका अखरोट का और बादाम का जो है पानी फेंक देना है। और जो किशमिश है, अंजीर है, मुनक्का है, उसका जो है वो में पानी यूज़ करना है, उसके बीज निकाल के, जैसे डेट्स है उसका बीज निकालना है, मुनक्के के बीज निकालने हैं, उसको मिक्सर में डाल देना है, मिक्सर में क्रश करके अच्छा से शेक बनाइए और वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, छान के पिलाना शुरू कीजिए। तो ये एक ग्रोथ भी लाएगा, बच्चे का दिमाग अच्छा चलेगा, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी अच्छी बनाएगा और बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती हैं। हाँ, ये मेरे को आपसे पूछना है कि हमारे समय में बच्चों को कैल्शियम की गोलियां दी जाती थी जब दांत निकलते थे, कि यहाँ सामने रख दो, बच्चा धीरे धीरे अपने आप खा लेगा, पर अब जैसे आप हर चीज़ को प्राकृतिक तरीके से बता रहे हैं जी, तो बच्चों के दांत निकल रहे हैं, उस समय उनको डायरिया बहुत होता है जनरली, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, और कि दांत निकलने में बच्चे को परेशानी होती है, बुखार हो जाता है बच्चों को, उससे कैसे ये सारी चीज़ें क्या उसमें भी हेल्प करेंगी बच्चों के दांत निकलने में भी? बिल्कुल, जैसे हमने जो डाइट बताई वो आप डाइट अपनाते हैं तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस दांतों का, डायरिया आ भी है तो ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स। आप जो जब भी डायरिया हो तो आप थोड़े से पानी में नींबू और शहद मिला के बच्चे को पिलाई, ताकि जो है वो उसको जो डिहाइड्रेशन ना हो बच्चे को। आप जो वेट पैक लगा सकते हैं, जो जैसे मैंने बताया पट्टी लगानी है पेट पे, तो वो दिन में 2-3 बार ही लगा सकते हैं, उससे भी पेट जो है सेट हो जाता है। बच्चे को दांत निकलने में मुश्किल आ रही तो दांत वाली जगह पे जो है हनी, थोड़ा सा रॉ हनी जो है वो थोड़ा सा लेके उसके मसाज किया जाए तो बच्चे के दांत आराम से निकल आते हैं। तो ये आपको करना है, इससे आराम से दांत निकल आते हैं और फिर बच्चे को ज़्यादा समस्या नहीं आती है। और कैल्शियम के लिए तो है, कैल्शियम की गोलियां खिला रहे हैं, इसकी जगह पे आप जो है वो बच्चे को प्रॉपर डाइट दे रहे हैं तो फिर कैल्शियम की गोलियों की भी ज़रूरत नहीं रहती है जी। कि अब
इतना सब कुछ दे देंगे तो बच्चे को कैल्शियम की जरूरत, जो नहीं, गोलियों की, नहीं। कैल्शियम की तो जरूरत है पर उस गोलियों की जरूरत हाँ, नहीं है। कैल्शियम की मतलब आर्टिफिशियल कैल्शियम की जरूरत नहीं, नेचुरल कैल्शियम ऑलरेडी चाहिए रहा बच्चे को। बच्चे के अंदर बच्चों के जो दांतों में इरिटेशन होती है, खुजली हो रही है, जिसके बच्चा रो रहा है, तो उस टाइम में देखेंगे बच्चे कई बार बाइट करते हैं कि या खुद को बाइट कर रहे हैं या माँ को बाइट कर रहे हैं, ये हमने देखा गया है, या कुछ ना कुछ ऐसा मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको मसूड़ों में बेचैनी होती है। तो मसूड़ों में बेचैनी हो रही, तो उस टाइम में गाजर जैसी चीज़ हमने देखी बड़ी अच्छी काम करती है। तो गाजर जो है वो, उसको आप एक टुकड़ा लेके पकड़ा दीजिए धो के, और वो चबाता रहेगा, उसको अच्छा आराम भी होगा और हीलिंग मिलेगी, और उसकी एक्सरसाइज भी होगी, जूसेस भी जाएंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएगी उसकी। तो ये अच्छा काम करता है, ये आप ज़रूर दीजिए। वंडरफुल वंडरफुल। फ्रेंड्स, कितना कुछ जान लिया हमने कि बच्चों को कैसे डाइट देनी है, किस प्रकार देनी है, और क्या क्या उनकी ग्रोथ में फ़ायदेमंद है, और बच्चों का टेस्ट भी हमें इसी समय से डेवलप करना है। अगर हम चाहें कि अब 3 साल का बच्चा हो गया और घिया खाने लगे, वो शायद नहीं खाएगा क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप नहीं है, उसे वो फीका लग रहा है। पर यदि हम शुरू से ही उसे खिचड़ी में, दाल में, सब में डाल कर दे रहे हैं, तो घिया क्या, तोरी क्या, टिड्डे क्या, वो सब कुछ खाएगा। बहुत सुंदर डॉक्टर पूजा, आपने हमको बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ समझाया। तो एक प्यारा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आप जरूर दीजिए कि आप क्या देना चाहती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा है इसमें कि हमें जो है वो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी को जो है बहुत खूब से अच्छे से एंजॉय करना है। आपको पहले तैयारी के साथ में, पहले तो जब आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे बच्चा लाना है, बच्चा चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले खुशी जो है वो उसको एक्सेप्ट करने की भावना से कि बच्चा मेरी लाइफ में आ रहा है, उसको एंजॉय करना है। जो 9 महीने हैं उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्वाध्याय करना है। किताबें जितनी अच्छा से पढ़ेंगे वो बच्चे को अंदर ज्ञान भी देगा, और साथ में जो है प्रेगनेंसी के दौरान आप लाइफ को जितना अच्छे से एंजॉय कर पाएँ तो वो आपको एंजॉय करना है। नेचर में ज़्यादा रहिए, आप प्रकृति में ज़्यादा रहेंगी, गार्डन्स में जाएंगे, खुली हवा में रहेंगे, ऑक्सीजन आपको भी मिलेगा, आपके द्वारा बच्चे को भी मिलेगा। आपके परिवार को भी सपोर्ट करें, इस तरह से परिवार को भी साथ में रखिए। गर्भ संस्कार के जो क्लासेस है वो ज़रूर कीजिए, उस दौरान आप भी कीजिए, और अपने हस्बैंड को भी बोलिए कि वो भी साथ में चलिए आपके साथ में। सो उस दौरान जो बच्चे को गाइडेंस मिलती है गर्भ संस्कार के से, बच्चे को अंदर ही अंदर आप उसको बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं 9 महीने में, और आप देखेंगे कि बच्चा आपका इतना इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट आप चाहते हैं, आप जिस तरह का बच्चा चाहते हैं उस तरह की आपको उस तरह का ज्ञान लेना है, उस तरह की बातों में रहना, उस तरह के स्वाध्याय करने, उस तरह के लोगों के साथ में रहना है। कहते हैं ना कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपका मन बनता है, वैसे ही बच्चे का भी ऐसे ही। आप जो खाते हैं, आप जो बातें सुनते हैं, जो आप बातें करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो सारा का सारा पोषण जो है वो बच्चे को कहीं ना कहीं मिलता है। तो 9 महीने जो है खूब एंजॉय करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आराम से डाइट भी आपकी अच्छी लेनी है, जंक फूड को हो सके उतना अवॉइड करना है, आहार व्यवहार और इसको देखते हुए चलना है। डिलीवरी के बाद भी आपको आराम से जो है वो बच्चे की तरफ पहली प्रायोरिटी रख के बच्चे को देखना है, तो आप देखेंगे आपका भी जीवन और बच्चे का भी जीवन बहुत खुशनुमा बन जाएगा। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा पूजा जी आपने मैसेज दिया, और आज के हमारे व्यूअर्स बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि एक आत्मा को धरती पर लाने का काम माँ का है, और माँ जितने अच्छे तरीके से उस आत्मा का वेलकम करेगी, पूरा परिवार भी उसी प्रकार करेगा। उसके लिए उसे तैयार पहले होना है, फिर ही उसको लाने के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद अपना आहार व्यवहार सबको नियंत्रित करना है। बहुत सुंदर। तो आइए धन्यवाद करते हैं पूजा जी का हमारे इस नमस्ते पीएमसी में आने के लिए और इतना प्यारा ज्ञान हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कितना कुछ जाना, हम पिछले कितने एपिसोड से इतना सारा ज्ञान ले रहे हैं, तो क्या उसको आप रिवाइज भी करते हैं, उसको दोबारा से मनन भी करते हैं? रिपीटेडली उन सबको सुनिए, देखिए, समझिए। ये ज्ञान, ये मास्टर्स बहुत ही प्यारे तरीके से हम तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है इन सबको अच्छे तरीके से ग्रहण करना। देने वाले ने तो दे दिया, क्या हमने उसको लिया? तो फ्रेंड्स, हमें भी लेना आना चाहिए, तो लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते PMC।